हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज का जो हमारा वीडियो क्लास है ये बिहार एसआई 2008 का जो प्रश्न है उसी की सीरीज में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 36 से लेकर के 40 तक। यहाँ पर हम लोग 5 प्रश्न को ही देखेंगे क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग देख नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीट, जो कि एक तरह से नुकसान हो रही है। देखिए यहाँ पर जो हमारा थीम है और जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपको पता है। यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 36 को देख रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 36 जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 2008 में आपसे पूछा गया था और ये प्रश्न संख्या 36 है। तो हम क्या करते हैं इस सीरीज के अंतर्गत, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग देखते हैं प्रश्न पूछे गए प्रश्न के थीम को हम लोग देखते हैं कि वह किस थीम पर है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो किस टॉपिक को कवर करते हैं, किस थीम से रिलेटेड है। और फिर हम क्या करते हैं उसी थीम से और भी अधिक से अधिक फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारा तरीका है इस सीरीज का, और इसी के अनुसार हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको ये थीम शुरू के वीडियोज में ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप यहाँ से अपनी वीडियो को। देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस प्रश्न में हमसे दो चीजें समझना है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहां पर पूछा जा रहा है, दूसरा महिला दिवस पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो बिहार एसआई में प्रश्न बन रहे हैं वो दिवस के ऊपर जरूर बन रहे हैं। ठीक है, और दिवस के ऊपर बन रहे हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला दिवस जो है वह एक तरह से सामाजिक मुद्दा है और हम कह सकते हैं कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह के जो भी दिवस होंगे उनको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग ने यहाँ पर शामिल जो दिवस किए हैं उनको देखिए ध्यान से। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस है। विश्व ब्रेल दिवस जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको पढ़ने की एक विधि होती है और उसी के लिए यहाँ पर मनाई जाती है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। तो हम इसको यहाँ पर इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि यह एक वर्ग को क्या करता है, एक वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको हम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, यह भी एक महत्वपूर्ण वर्ग है जो कि प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सब चीज़ों को आपको इतना डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा कि इसको मैं क्यों शामिल किया हूँ। अब यहाँ पर जो मैं शामिल किया हूँ उनको अब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर दिवस के ऊपर पूछे जा रहे हैं, इस वजह से ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 11 जनवरी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। ये जो आप 17 जनवरी देख रहे हैं, कभी ये तीसरे मतलब ये जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है, तो कभी कभी ये डेट आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, चलिए 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमें पता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस होलोकास्ट के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 27 जनवरी होलोकास्ट के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग विरोधी दिवस के रूप में भी इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी जो है महिला जननांग विकृति के रूप में
शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृत्रिम कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। ठीक है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस या फिर नॉरेज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस, खनन जागरूकता और खनन कार्यों में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और शांति की कूटनीति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, वहीं पर 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। 17 मई को होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में भी 17 मई को मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता, बातचीत और विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मई को प्रसूति फिस्टुला और को समाप्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मई का दूसरा रविवार विश्व मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि मई का दूसरा रविवार जो है विश्व मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय एवं निर्जलीकरण के विरुद्ध संघर्ष दिवस मनाते हैं। 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थनों में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए मनाते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 1 से 7 अगस्त जो है विश्व
स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 11 अगस्त को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस हम लोग मनाते हैं। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरणोपरांत और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो दास उन्मूलन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखिए जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टार उतना ज्यादा महत्वपूर्ण। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए मनाया जाता है। 31 अगस्त जो है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। ठीक है। 8 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ठीक है, 8 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 14 सितंबर जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 8 अगस्त को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम लोग और 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 अक्टूबर जो है विश्व मितव्ययिता यानी कि बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाया जाता है 31 अगस्त को। 10 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और 17 नवंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 नवंबर जो है सार्वभौमिक बाल दिवस बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 25 नवंबर जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस ईसा मसीह के जयंती के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 37, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। देखिए ये जो था हर्यक वंश का था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे कि ये वंश पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भारत में जितने भी प्रमुख राजवंश हुए यानी कि वंश जिन्होंने शासन किया उनके प्रमुख राजाओं का नाम हम याद रखेंगे, साथ ही साथ उस वंश का संस्थापक। हम सिर्फ इतना ही इस वीडियो यहाँ पर देखने वाले, बाकी चीजें आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनके थीम के अनुसार हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को आप देखेंगे तो 2 थीम आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला संस्थापक और दूसरा वंश के प्रमुख राजाओं का नाम। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर 3 वंश प्रमुख होंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश में पहला जो है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश से रिलेटेड थे? हर्यक वंश से, और ये बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो हो सकता है अगली बार आपसे प्रश्न पूछे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था।
फिर अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे। तो अजात शत्रु जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, लेकिन शिशुनाग वंश के एक और प्रमुख शासक हुए काला शोक। इनका नाम था काला अशोक। काला शोक जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे। तो यहां से भी दो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। और आपसे पूछा जाएगा कि काला शोक किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शिशुनाग वंश से। महापद्म नंद, ये नंद वंश के संस्थापक हुए, और ये नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्म नंद। और उसके बाद एक प्रमुख राजा आते हैं धानानंद। तो धानानंद जो थे वह नंद वंश से संबंधित थे। तो यहां पर फिर से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो धानानंद थे वो किस वंश से जुड़े हुए थे? तो धानानंद जो थे वो नंद वंश से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। ठीक है, मौर्य वंश में हम लोग 3 राजा के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक हुए, और संस्थापक होने की वजह से ये प्रमुख राजा हुए। उसके बाद जो आते हैं बिंदुसार और अशोक। बिंदुसार और अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। तो अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो वो है मौर्य वंश से। या आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश में निम्नलिखित में से मौर्य वंश के मौर्य वंश से संबंधित राजा कौन है? आप चुनिए। एक तो है बिंबिसार, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा बिंबिसार, पहला ऑप्शन बिंबिसार। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा धानानंद, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। और चौथा ऑप्शन आपको दिया जाएगा बिंदुसार। ठीक है, और आपसे पूछा गया है प्रश्न क्या कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का इसमें से मौर्य वंश से संबंधित कौन राजा है? तो मौर्य वंश से संबंधित राजा हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मौर्य वंश से में 3 राजाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हुए, बिंदुसार और अशोक ये दोनों मौर्य वंश के महान शासक हुए, और इसीलिए ये इनका नाम हमें याद रखना होगा। चलिए, उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश में हमें 2 राजाओं के बारे में याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग। और अग्निमित्र जो थे ये शुंग वंश से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौरव वंश को। कौरव वंश में हमें सिर्फ एक राजा के नाम याद रखना है, वासुदेव जो थे वह कौरव वंश के संस्थापक हुए। ठीक है, उसके बाद आता है सतवाहन वंश। सतवाहन वंश में हम लोग 2 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर एक है सिमुक जो कि सतवाहन वंश का संस्थापक हुए, सिमुक। ठीक है, दूसरा है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहन वंश का दूसरा महान शासक, यानी कि महान शासकों में से गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से जुड़े हुए थे? तो वो सतवाहन वंश से जुड़े हुए थे। कुषाण वंश में भी हमें 2 राजाओं के बारे में पढ़ना है, किजुल कड़फिसेस और कनिष्क के बारे में। यहाँ पर कनिष्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन किजुल कड़फिसेस जो है वो उन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की, इसलिए हमें उनका नाम याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार इसी प्रश्न के थीम पर अगर पूछा जाए तो कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, हम इसी थीम पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश में भी हमें 3 राजा के बारे में पढ़ना है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। देखिए ये चंद्रगुप्त अलग है, तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक हुए। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे।
और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त जो थे वो किस वंश से जुड़े हुए थे, तो वो गुप्त वंश से जुड़े हुए थे। उससे भी ज्यादा समुद्रगुप्त अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त किस वंश से जुड़े हुए थे, तो वो गुप्त वंश से थे। और उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो गए इस प्रश्न के लिए, सिर्फ इस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रश्न पर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इसके जगह पर चंद्रगुप्त द्वितीय ना पूछकर आपसे पूछा जाए विक्रमादित्य। ठीक है, इस तरह से कि विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे, तो विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए विक्रमादित्य के बाद अब हम यहाँ पर वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। वर्धन वंश में हमें सिर्फ एक राजा को ध्यान में रखना है, वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश के वर्धन वंश से जुड़े हुए थे और वर्धन वंश के संस्थापक हुए पुष्यभूति। ठीक है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यभूति। ठीक है, चलिए यहां पर अन्य प्राचीन वंश को हम लोग लेते हैं। रुद्रदामन जो थे वो शक यानी कि क्षत्रप वंश के थे और इसके संस्थापक जो थे चस्टन थे। मलिंद जो थे इंडो ग्रीक वंश से संबंधित थे। ये जो है आपको याद रखना होगा। मलिंद जो थे वो किस वंश से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे इंडो ग्रीक वंश से और इसका संस्थापक जो था डिमिट्रियस था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है ललितादित्य मुक्तपिंड। ये जो था कारकोट वंश से जुड़ा हुआ था और इसका कारकोट वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो दुर्लभावर्धन थे। ठीक है, दुर्लभवर्धन थे। ललितादित्य मुक्तपिंड। ठीक है, ललितादित्य मुक्तपिंड जो थे और ये कारकेट वंश से जुड़े हुए थे और इसके जो कारकेट वंश था, कारकोट वंश, इसके संस्थापक जो थे वह दुर्लभवर्धन थे। ठीक है, यशोवर्मन की बात करें तो यशोवर्मन जो थे ये कन्नौज वंश से जुड़े हुए थे और कन्नौज वंश के संस्थापक जो थे हर्षवर्धन के पश्चात ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम कर रहे थे यशोवर्धन। ठीक है, कन्नौज वंश के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मिलिंद जो थे वह इंडो ग्रीक वंश के से संबंधित थे और इंडो ग्रीक वंश का संस्थापक जो था वह ड्रीमिटियस थे। बाकी चीजें आप भूल जाएं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत आता है और दिल्ली सल्तनत में हमें 11 राजाओं के नाम याद रखना है और उनके वंश को भी याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के संस्थापक हुए। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का दो और महत्वपूर्ण राजा थे, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, तो गुलाम वंश में 3 राजाओं के नाम याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, ये तीनों जो थे गुलाम वंश से जुड़े हुए थे। कौन कौन गुलाम वंश से जुड़ा हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, उसके बाद आता है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक हुए और खिलजी वंश में हमें 2 राजाओं के नाम याद रखना है। कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे और दूसरा जो था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी खिलजी वंश के से जुड़े हुए थे। और जलालुद्दीन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद, खिलजी वंश के बाद हमें तुगलक वंश को ध्यान में रखना है। तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, अब तुगलक वंश में हमें जो है 3 राजाओं का नाम याद रखना है। कौन कौन से तुगलक वंश से जुड़े हुए थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन
तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये जो थे तुगलक वंश से जुड़े हुए थे। उसके बाद आते हैं ख्रीज खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। ख्रीज खां, ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो ख्रीज खां, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। बहलोल लोदी जो थे वह लोदी वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोदी, आपसे पूछा जाएगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना होगा बहलोल लोदी। यहाँ पर वंश से संबंधित राजाओं का ना पूछ करके आपसे सिर्फ संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में संस्थापक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? ख्रीज खां, ठीक है। और लोदी वंश के संस्थापक कौन हुए? तो बहलोल लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में जो याद करना है वो संस्थापकों का नाम याद करना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल वंश में एक संस्थापक जो है बाबर, उनके बारे में आपको याद रखना होगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाकी के जो राजा हैं वो सभी को याद होता है, जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी मुगल वंश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं राजपूत वंश के बारे में। राजपूत वंश में पृथ्वीराज चौहान, ये नाम ज्यादा सुना सुना आपको लगेगा, और ये चौहान वंश से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो संस्थापक से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे वासुदेव चौहान, ठीक है। उसके बाद आते हैं जयचंद। जयचंद जो है वह गहलवाड़ वंश से संबंधित है, और गहलवाड़ वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। तो प्रश्न आपसे फिर से संस्थापक से पूछा जाएगा, तो गहलवाड़ वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो है राजा भोज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं, तो ये परमार वंश से जुड़े हुए हैं। और परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र, यानी कि वाकपटी इनको कहा जाता है। महाराणा प्रताप, ये सिसोदिया वंश से जुड़े हुए थे, और सिसोदिया वंश के जो संस्थापक हैं वह गुहादित्य थे। राणा संगा सिसोदिया वंश से जुड़े हुए थे, तो ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। राणा संगा किस वंश से संबंधित थे? तो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। दक्षिण भारत के वंश, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दक्षिण भारत से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब क्या होता है कि हम भूल जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे चोल वंश, ठीक है। चोल वंश में हमें जो है दो राजा के बारे में ध्यान रखना है, और ये दोनों राजा महत्वपूर्ण है। राजा राज चोल, ये चोल वंश से संबंधित थे, और चोल वंश के संस्थापक जो थे वह विजयालय चोल थे, ठीक है। तो यहां पर जो प्रश्न बनेगा वह संस्थापक से बनेगा, ठीक है। तो संस्थापक से आपसे पूछा जाएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजेंद्र चोल, ये भी चोल वंश से जुड़े हुए थे। उसके बाद आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में आपसे पूछा जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय जो थे वो किस वंश से जुड़े हुए थे? तो वह चालुक्य वंश से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो संस्थापक से पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ये संबंधित थे, और इसके संस्थापक जो थे तुलु नरस नायक थे।
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पांचवा, ये महत्वपूर्ण है। हरिहर एवं बुक्का राय ये संगम वंश से संबंधित है और इसके संस्थापक जो थे वो हरिहर थे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। अमोघ वर्ष यानी कि हरिहर एवं बुक्का राय जो थे ये संगम वंश से जुड़े हुए थे और संगम वंश के संस्थापक जो थे वह हरिहर थे, ठीक है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से जुड़े हुए थे और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वह दत्ती दुर्ग थे। तो यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह संस्थापक महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है दत्ती दुर्ग है। अलाउद्दीन बहमान शाह ये बहमानी वंश से जुड़े हुए थे और बहमानी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमान शाह थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वंश देख रहे हैं, राजवंश देख रहे हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण राजा देख रहे हैं, ठीक है, संस्थापक देख रहे हैं। बाकी हम लोग कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो प्रश्न आएंगे उनके जैसे थीम होंगे, उस थीम के बेस पर हम लोग बाकी चीजें वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भारत हम देखेंगे, मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, मराठा वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए मराठा वंश में 3 राजा थे जो कि महत्वपूर्ण थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि भोसले वंश से थे और भोसले वंश से ही संभाजी और शाहू जी थे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि भोसले वंश के संस्थापक कौन थे, तो शाहजी भोसले थे। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जो भोसले वंश था, भोसले वंश के संस्थापक कौन थे, तो शाहजी भोसले थे। सिख वंश में हम देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह आते हैं। ये सिख वंश के संस्थापक जो थे वो महाराणा रणजीत सिंह थे। अवध वंश, अवध वंश की बात करें तो यहाँ पर 2 वंश आता है, 2 राजा आते हैं, शहादत अली खां और वाजिद अली खां। तो यहाँ पर अवध वंश के जो संस्थापक थे शहादत अली खां थे। मैसूर वंश, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि शहादत अली खां जो थे अवध वंश के संस्थापक थे। हैदर अली, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मैसूर वंश का संस्थापक कौन था, तो हैदर अली थे, ठीक है। और हैदर अली का पुत्र जो थे वो टीपू, एक और इसमें जो महत्वपूर्ण है टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के थे। चलिए अब यहाँ पर मुगल वंश के अंतिम सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर थे जो कि मुगल वंश से जुड़े हुए थे। क्योंकि मुगल वंश के अंतिम शासक के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। अब ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो वह चंपारण में किया गया था। अब इस प्रश्न को थीम को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान लेंगे। दूसरा आप देखेंगे इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक आता है साबरमती, ठीक है। साबरमती आश्रम से जुड़ा हुआ एक और यात्रा है गांधी जी का जो है दांडी यात्रा। तो हमें इस प्रश्न के थीम के आधार पर 2 महत्वपूर्ण चीजों को जानना, विस्तार से समझना ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, यहाँ पर जब गांधी जी की बात हो रही है, प्रथम सत्याग्रह की बात हो रही है, तो हम ये भी जान लेंगे कि गांधी जी ने और कौन कौन से आंदोलन किए थे, ठीक है, आंदोलन किए थे। हो सकता है इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो इस प्रश्न पर हम 3 चीजों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह उनके नेतृत्व में भारत में हुआ पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नील की खेती के अत्याचारों के खिलाफ किसानों का विरोध करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वाभाविक अहिंसक प्रतिरोध का
परिचय देना। तो यहां पर जो हमें याद रखना है सबसे पहले कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न कि ठीक है आपको मालूम है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में किया था, तो ये कब किया था, तो 1917 में किया था। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है, चंपारण सत्याग्रह है। अब यहां पर यह भी प्रश्न बनता है कि आखिर चंपारण सत्याग्रह करने की जरूरत क्या थी। तो यहां पर जो नील की खेती हो रही थी और उस खेती के लिए जो किसानों को क्या किया जा रहा था, खेती करने के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा था कि नहीं आप खेती करो, जोर जबरदस्ती उनसे खेती कराया जा रहा था, जो कि उनके फायदे का नहीं था, किसानों के फायदे का नहीं था, इसीलिए ये विरोध हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर कुछ मुख्य बातें जो हैं वो देख लेते हैं। यह सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में चलाया गया। तो वही बात 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, चंपारण जिला कहां पर है, बिहार में है। इस आंदोलन का उद्देश्य नील की खेती में हो रहे अत्याचारों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। महात्मा गांधी इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और सत्याग्रह के प्रणेता थे। राजकुमार शुक्ला, ये नाम आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ला, क्योंकि यहां से प्रश्न बने हैं और बनते रहे हैं और बनेंगे भी। चंपारण के एक किसान एवं वकील थे जिन्होंने गांधी जी को आंदोलन में आने का निमंत्रण दिया और किसानों का भरपूर समर्थन किया। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह में या चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, किसने बुलावा दिया, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ये फैक्ट तो याद ही होगा आपको। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता में से एक, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन में योगदान दिए। ये तीनों नाम आप यहाँ पर जो भी मैं नाम ले रहा हूं उनको नाम को ध्यान में रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उसके बाद है आचार्य जेपी कृपलानी, ये जो थे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक, इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन में योगदान दिया। ब्रज किशोर प्रसाद, बिहार के राजनीतिक एवं सामाजिक नेता जिन्होंने आंदोलन में सहयोग किया। अनुग्रह नारायण सिंह, आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण नेता। महादेव देसाई, नरहरि पारिख एवं अन्य स्थानीय किसान नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो यहां पर जो हमें याद रखना है अनुग्रह नारायण को, क्योंकि अनुग्रह नारायण सिंह ये पूछा जाएगा कि बिहार में प्रमुख किसान नेता थे और उसमें से 4 ऑप्शन दिया जाएगा ABCD और उसमें से एक रहेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। तो यहां से भी प्रश्न बना हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो बिहार से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनता ही बनता है। पहला तो राष्ट्रपति से आपसे पूछा जाएगा कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है और ये चंपारण आंदोलन से भी संबंधित है, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है। आचार्य जेबी कृपलानी जो थे यह स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर यह आंदोलन में योगदान दिया था। ब्रज किशोर प्रसाद जो थे बिहार के राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर नाम में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए तो राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखिएगा जब आप चंपारण आंदोलन पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, बाकी इन नामों को भी ध्यान में रखना है, कभी प्रश्न में ये ऑप्शन में आ जाए तो उस ऑप्शन को देख करके आप अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची। तब बतख मियाँ जो कि अंग्रेजों के खानसामा थे, उन्होंने गांधी जी को जहर मिला दूध परोसने का आदेश दिया था, लेकिन बतख मियाँ ने अपनी देशभक्ति और सूझबूझ से इस साजिश का पता लगाकर गांधी जी को जहर से बचा लिया। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे बतख मियाँ, इनका नाम भी याद रखना होगा क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछा गया है।
कि गांधी जी की जान चंपारण सत्याग्रह में किसने बचाई थी, तो वो थे बतक मियाँ। कौन रसोइया थे जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, तो इस तरह से प्रश्न बनता है, बतक मियाँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नील की खेती की बात हो रही है तो एक ग्रंथ, एक किताब की बात कर लेते हैं, नील दर्पण। नील दर्पण जो है यह नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को दर्शाता है और इसके लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र। ये बुक पर भी प्रश्न बना हुआ है, बिहार एसआई में ही बना हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए ये ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, दांडी यात्रा। ठीक है, क्योंकि साबरमती से जुड़ा हुआ है तो हम दांडी यात्रा को देख लेते हैं। देखिए, दांडी यात्रा या दांडी मार्च, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद नमक सत्याग्रह होता है। अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक आयोजित किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो आपसे पूछा जाएगा कि दांडी मार्च शुरू कब किया गया था, तो ये 12 मार्च को शुरू किया गया था और खत्म कब किया गया, 6 अप्रैल को खत्म किया गया। ठीक है, 6 अप्रैल को खत्म किया गया, 12 मार्च को शुरू किया गया, 6 अप्रैल को खत्म किया गया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाया गया जो कर था उसका विरोध करना था और नमक कानूनों का उल्लंघन करना था, यानी कि एक तरह से विरोध प्रदर्शन करना था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू होती है और 78 अनुयायियों के साथ 241 मील लगभग 390 किलोमीटर पैदल चल करके गुजरात के तटीय शहर दांडी पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने नमक तोड़ करके यह आंदोलन को संपन्न किया था। तो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च दांडी मार्च जो है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और ये जा करके साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू होता है और ये गुजरात के दांडी में जा करके, दांडी शहर में पहुंच करके वहां पर ये क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। ये मार्च जो है, ये यात्रा जो है 78 लोगों के साथ शुरू किया गया था और धीरे धीरे रास्ते में बहुत सारे लाखों लोग जुड़ते गए और कई जगह पर, देश भर में कई जगह पर गांधी जी को फॉलो करते हुए देखा देखी नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है, और इस यात्रा में 390 किलोमीटर लगभग 241 मील गांधी जी पैदल चले थे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानूनों का प्रतीकात्मक रूप से उल्लंघन किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लाखों भारतीयों ने नमक कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार हुए, पर सत्याग्रह लगातार जारी रहा। तो इस आंदोलन के रोकने के लिए 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, अब यहाँ पर मुख्य तिथि को देख लेते हैं, मुख्य बातों को देख लेते हैं, मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं। पहला कि इसका जो शुरुआत हुआ था 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930 में और 6 अप्रैल को यह समाप्त हो गया। यहाँ पर इस यात्रा में 241 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस यात्रा की जो शुरुआती स्थान थी वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद था और इस यात्रा की जो अंतिम स्थल थी वो थी दांडी गुजरात में और इसका उद्देश्य था नमक कानून का विरोध करना और नमक बनाकर करों का उल्लंघन करना। इसमें जो समर्थक थे गांधी जी के 78 अनुयायी थे। शुरुआत में धीरे धीरे रास्ते में कई सारे लोग जुड़ते चले गए। परिणाम यह हुआ कि देश भर में नमक कानूनों का उल्लंघन हुआ, लाखों की गिरफ्तारी हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को बड़ी ताकत मिली। तो ये थे गांधी जी। अब गांधी जी के द्वारा कुछ अन्य आंदोलन किए गए थे और उनके टाइमलाइन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उन आंदोलनों का सबसे पहले उन्होंने 1917 में जो है चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के विरुद्ध किया गया था गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अगर फैक्ट को ध्यान में रखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो नील खेती के विरोध में हुआ था।
ठीक है। उसके बाद आता है 1918 खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों के कर माफी के लिए अहिंसक सत्याग्रह था। तो खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्यों हुआ था? कर या टैक्स के विरुद्ध में। ठीक है। उसके बाद 1918 के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। और गांधी जी खिलाफत आंदोलन के क्या कर रहे थे? समर्थन में थे, वो समर्थन दे रहे थे। ठीक है। आगे है 1920 से 1922। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व्यापक देशव्यापी आंदोलन। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन का समाप्ति कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1920 में। इसकी समाप्ति कब हुई थी? 1922 में, यानी कि ये 2 साल तक चला। इसकी समाप्ति के पीछे का जो कारण था वह चौरा चौरी का कांड था। अच्छा, ये जो था असहयोग आंदोलन, इसमें क्या किया जा रहा था? इसमें ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया जा रहा था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को भगाएंगे, इस तरह का नारा था। ठीक है। और ये जो चौरा चौरी का कांड हुआ, उसके बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। ठीक है। 1930 में दांडी मार्च होता है, नमक सत्याग्रह, जो कि हम लोग अभी पढ़े। अहमदाबाद में दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक, साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद से गुजरात के दांडी तक 441 मील पैदल मार्च किया और ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ सविनय आज्ञा आंदोलन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को तुरंत छोड़ने की मांग की और व्यापक जन आंदोलन चलाया। तो 1942 में जो था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर जो भी गांधी जी के द्वारा किया गया वो सभी महत्वपूर्ण है। सभी से प्रश्न बने हुए हैं, सभी से प्रश्न बने हुए हैं, इतना समझ लो। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है कि चौरा चौरी का कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ये बना हुआ है कि जो असहयोग आंदोलन है उसको क्यों रोका गया? तो चौरा चौरी कांड के चलते रोका गया। ये भी बना कि चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा, वो था चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 1922 के बीच में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 को। और यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है। तो ये गांधी जी के द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण आंदोलन थे। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। हालांकि ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला। हालांकि ये प्रश्न तो पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर बेस है, पर यहाँ पर जो 2 चीजें करंट से हट करके है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर शायद स्विट्जरलैंड था, मुझे याद नहीं है। यहां पर जो प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक, आप देखेंगे एक बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है। तो एक बैंक के बारे में, आपके बारे में, एक बैंक जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और जब भी हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो RBI को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है। RBI तो याद करना पड़ेगा ना भाई। तो यहां पर इस प्रश्न के थीम के आधार पर हम SBI और RBI को पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, SBI भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, सरकारी बैंक कौन है, ठीक है, तो वो है SBI। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना होती है। ठीक है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसकी नींव 1806 में पड़ी जब कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। बाद में बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना। ठीक है, स्थापना हुई। बाद में 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के विलयन से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। देखो 3 बैंक बनते हैं। बैंक ऑफ बंगाल जो कि पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था, ठीक है, उसका नाम बदला गया और उसको बनाया गया बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे
बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंक मिलते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंक जब मिलते हैं तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है, ठीक है। और वर्ष 1955 में क्या होता है कि इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे अधिग्रहित कर लेता है और इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा जाता है। तो जो इंपीरियल बैंक था, जो कि तीन बैंकों से मिलकर बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंकों के द्वारा जब मिल करके बना तो इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को 1955 में जो है रिजर्व बैंक ने अधिग्रहित करता है और उसका राष्ट्रीयकरण करता है और उसका नाम रखता है भारतीय स्टेट बैंक रखा जाता है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं एसबीआई, ठीक है। तो अब यहां पर आपको याद रखना है कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई, बस ये पीछे की कहानी अगर आपको ध्यान रहे तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय, ये ज्यादा और फिर महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है मुख्यालय। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। यह बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। एसबीआई की लगभग 1 लाख, ठीक है, सॉरी 10,000 शाखाएं, 8500 से अधिक एटीएम पूरे भारत में फैले हैं। यह बैंक वित्तीय सेवाओं का एक बड़ा नेटवर्क चलाता है और देश के हर हिस्से में उपलब्ध है। एसबीआई आपको हर जगह मिलेगा क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला बैंक है, ठीक है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर मुख्य तथ्य को एक एक लाइन में देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो होती है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद, ठीक है। स्थापना से पूर्व बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों मिलकर के बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में आगे चल करके एसबीआई का रूप धारण कर लेती है। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष श्री होते दिनेश कुमार खारा हैं 2025 तक इसके बारे में। एसबीआई देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व स्तर पर भी बड़े बैंकिंग संस्थान में से एक है। ये कई जगह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी, यानी कि देश के बाहर कई देशों में इसकी शाखाएं खोली गई है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। यहां पर हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, बस केवल स्थापना और कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार की गई थी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो आपको याद रखना होगा 1934 के अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है भारतीय आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन अधिनियम कौन था? 1934 वाला अधिनियम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो अगर अभी आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय बंबई है, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, मुद्रा और ऋण प्रणाली का देश के हित में संचालित करना। आरबीआई का इतिहास समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, और जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ने भारत के एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये ज्यादा नहीं, तो अगर आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन, इसका नाम याद रखना पड़ेगा। ये 1926 में आया था और इसने शुरू बार में सिफारिश किया कि देखो भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक तो चाहिए। तो 1934 में एक अधिनियम पारित किया जाता है जो कि जिसके तहत आरबीआई को कानूनी स्थापना संभव हो पाई। 1934 में एक अधिनियम लाया गया कि ठीक है, हम अधिनियम लाते हैं, अब स्थापना करो। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने संचालन शुरू कर दिया। 34 में अधिनियम आता है, पूरा निर्माण कार्य होता है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई संचालित हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। आरंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, शुरू में यह निजी तौर पे था,
लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है, जहां गवर्नर कार्यालय करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, बंबई है। ठीक है, आरबीआई का मुख्य कार्य में बैंक नोट जारी करना, मौद्रिक नीति निर्धारित करना, बैंकिंग प्रणाली का नियमनीकरण करना, विदेशी मुद्रा भंडारण करना और प्रबंधन करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी बैंकों के लिए नियामक का काम करता है। तो आरबीआई का जो काम है वो क्या है कि जितने भी देश में बैंक हैं उनके लिए नियम कानून बनाना, उनको किस तरह से पैसे पहुंचेंगे, वो जब ऋण देंगे लोगों को तो वो कितने ब्याज पर देंगे, किसी के पैसा जब वो रखेंगे अपने पास, यानी कि ग्राहक का जब पैसा रखेंगे तो उस पैसे पर कितना उन्हें ब्याज प्राप्त होगा ग्राहक को, ये तय जो सारी चीजें करती है वो आरबीआई करती है। आरबीआई का दूसरा काम क्या है, नोट जारी करना। सिर्फ एक के नोट को छोड़ करके बाकी सभी नोट जो है वह आरबीआई जारी करती है, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर के साथ। ठीक है, जारी होता है। तो ये आरबीआई का काम है, नोट फटे पुराने जो नोट हैं उनको चलन से हटाना, नए प्रिंटेड नोट को चलन में लाना। ठीक है, और बैंकों को जो हार्ड कैश है उसकी व्यवस्था करना, ये सारा जो ताम झाम वाली काम है ये आरबीआई का है। आरबीआई का एक और महत्वपूर्ण काम है, वो है विदेशी मुद्रा को क्या करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण और नियंत्रण करना, प्रबंधन करना। क्योंकि विदेशी मुद्रा रहेगा तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेन देन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये जो सारा काम है वो आरबीआई के हम मत्थे होता है, यानी कि आरबीआई इसको देखेगा, करेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, और एक और बात ध्यान में रखना है कि इसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, सरकार का ये बैंक है, बैंक वित्तीय सहायता देता है, भारत को अगर ऋण चाहिए उसकी व्यवस्था करता है, उसका प्रबंधन भी करता है, और वित्तीय सहायता मतलब आरबीआई जो है भारत सरकार को देती है। ये चीजें थोड़ी बहुत बस ऐसे ही जान लेने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है वो है कि मुख्यालय कहाँ पर था। तो इसका मुख्यालय मुंबई में था। ये हम बिहार एसआई के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिहार एसआई के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो 1934 के अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्थापना के लिए कौन सा कमीशन ने सिफारिश किया था, तो हिल्टन यंग समिति कमीशन जो था 1926 में जो था कहा था कि ठीक है आप कर लो। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। तो इतनी सारी चीजें हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पर जो अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न है, सार्क का नया सदस्य देश कौन था। तो ये 2008 का प्रश्न है, और उस समय उसी समय 2007 में अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य बना था। ठीक है, तो ये तो करंट का पूरे तरह से मुद्दा है। लेकिन यहां पर अगर थीम को देखें तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, संस्थान है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, ठीक है, उनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग नहीं जानेंगे। ट्विस्ट यही है, क्योंकि अगला प्रश्न हमसे पूछा जाएगा यूएनए का मुख्यालय कहाँ है। तो जब यूएन का हम मुख्यालय पढ़ेंगे तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी संगठनों के बारे में जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उनको हम अगली प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग सार्क के बारे में बात करेंगे। यही थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि अगली प्रश्न ऐसी आ रही है क्योंकि यूएन के बारे में पूछा जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, एक महत्वपूर्ण संस्थान है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय के सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और कैटेगरी के साथ पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा वो, तो वहां पर हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर खैर अभी हम छोटा पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ सार्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो सार्क का पूरा नाम क्या है। तो अगर यही पूछ दिया जाए अगली बार प्रश्न में, ऐसे लिख देगा SARC, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सार्क का
पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हिंदी नाम क्या हो गया? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1935 को ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था? ढाका में। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में। तो ये चीजें याद रखना है। सबसे पहले सार्क का पूरा नाम हमसे अगर पूछा जाए, अगला बार हो सकता है प्रश्न बन ही जाए कि सार्क का पूरा नाम बताओ, तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं। हम लोग आगे नाम भी जान लेंगे, क्या दिक्कत आती है, नाम जान लेंगे। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 8 दिसंबर 1985 को होती है। कहां पर? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका शहर है बांग्लादेश का, वहां पर होता है इसकी स्थापना। इसका सचिवालय कहां पर है? काठमांडू में है, नेपाल में है। यही तो बात है कि इसका स्थापना जो होता है वो बांग्लादेश में होता है और इसका सचिवालय जो है वह काठमांडू नेपाल में है। स्थापना जो होता है 8 दिसंबर 1985 को, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में होता है, लेकिन इसका जो सचिवालय है वह काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं सार्क देश के सदस्य। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये जो देश हैं ये सार्क के सदस्य देश हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो हो सकता है अगला बार आपसे प्रश्न इसी पर बन जाए कि सार्क के सदस्य देश हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह। 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 जो होंगे अलग अलग देश होंगे और एक इसमें से नाम होगा। जैसे नाम हो सकता है मालदीव, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मालदीव। या फिर अगला प्रश्न इसी में से हटा करके प्रश्न 8 प्रश्न बन सकते हैं इस पर बदल करके। लेकिन आपको यहाँ पर इनको नाम याद रखना होगा, ध्यान में रखना है, बस रटना नहीं है। बस ऐसे ही आप ध्यान में रखोगे तो याद पता आपको चल जाएगा। जैसे कि अफगानिस्तान है तो बांग्लादेश है, भूटान है तो भारत है, मालदीव है तो नेपाल है, पाकिस्तान है तो श्रीलंका है। ठीक है, पाकिस्तान, भारत, हिंदुस्तान, श्रीलंका। ठीक है, हिंदुस्तान भारत एक ही है, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, यानी कि भारत के पड़ोसी देश हैं सभी। ऐसे तरह से याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सार्क के उद्देश्य, आखिर इसको बनाया क्यों गया था ये भी तो समझ लो। देखो यहां पर है कि दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और जीवन के स्तर को सुधारना। दूसरी बात कही गई है कि क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करना। यही उद्देश्य लगभग सभी संगठन में शामिल होते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, मैं बाद में और किसी संगठन में शायद उद्देश्य के बारे में उतना नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, और सदस्यों के बीच आपसी भरोसा, समझ और सहयोग बढ़ाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि एक दूसरे देश जो होंगे एक दूसरे को टेक्नोलॉजी साझा करेंगे, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देंगे, एक दूसरे को आधारभूत संरचना विकास में मदद करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य देशों की संयुक्त उपस्थिति और सहयोग और प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित सहायता को बढ़ावा देना। यानी कि अगर मान के चलो जो सार्क सदस्य देश हैं उसमें से किसी देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो बाकी के जो देश होंगे वो क्या करेंगे? सहयोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो कही जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सदस्य देशों की संयुक्त उपस्थिति और सहयोग, यानी कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी तो ये इसके जो सदस्य देश होंगे वो एक दूसरे को समर्थन करेंगे किसी भी मुद्दे पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अन्य जानकारी के बारे में जानेंगे। सार्क क्षेत्र में दुनिया की 3% भूमि और लगभग 21% आबादी रहती है। यानी कि जो सार्क है और इस सार्क में जो भी देश शामिल हैं उस सभी देशों के क्षेत्र भूमि पर
जो क्षेत्र को मिला दीजिएगा तो पूरे क्षेत्र का 3% और आबादी का लगभग 21% आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है सार्क संगठन। ठीक है, यह संगठन क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित देता है। सार्क ने 2006 में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया SAFTA की शुरुआत की। ठीक है, तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको। फ्री ट्रेड यहां पर मान के चलो कि एक देश है पाकिस्तान, ठीक है, पी, ओके, नहीं पी क्यों लिखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। अगर इन दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो क्या होगा कि भारत से जाने वाली वस्तुओं पर पाकिस्तान कोई टैक्स नहीं लगाएगा और इंडिया में आने वाले पाकिस्तान से जो भी इंडिया में आने वाली वस्तुएं हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड का मतलब, यानी कि दोनों देश अपनी बाजार को क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए खुला करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर संगठन संरचना की बात कर लेते हैं। सार्क का मुख्य सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। सभी निर्णय जो है सर्वसम्मति से लिया जाता है। सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय विवादों का संगठन के कार्यों में अलग रखा जाता है। देखो यहाँ पर जो अगर महत्वपूर्ण मैं बात करूं तो हमें याद रखना पड़ेगा ये कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, या सार्क का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पर है, वह काठमांडू में है। सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, बांग्लादेश में की गई थी। दो बातें यहाँ पर है, एक तो हम लोगों ने बात किया कि सचिवालय कहाँ पर है, वह काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका श्रीलंका में ढाका बांग्लादेश में हुआ। और तीसरी बात जो याद रखना है, दो बातें हो गया, तीसरी बात जो याद रखना है हमें, इसका पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। पूरा नाम कहीं भी पूछ सकता है, कभी भी आ सकता है कि सार्क का पूरा नाम बताओ, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, रीजनल, ये रीजनल संगठन है, ठीक है, जिसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से 8 देश हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये 8 देश जो हैं इस सार्क सदस्य हैं। तो इतनी सारे प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा। ठीक है, हम यहाँ पर प्रश्नों को कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें बड़े ही विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वीडियो की जो लेंथ है, लंबाई है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 1-1.5 घंटा 5 घंटे की चली जा रही है 20 क्वेश्चन शामिल करने में 5 से 6 घंटे चले जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर रहे हैं और रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 5-5 प्रश्न हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक, एक थीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट को याद करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमारे लिए सुविधा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 36 से 40 तक पढ़ लिए। अगला जो हमारा होगा वह होगा 41, 42, 43, 44 और 45, यानी कि 41 से लेकर के हम लोग 45 तक के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और ये हमारा बिहार SI 2008 का जो सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2008 का, उसी को अभी हम लोग कर रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, हम लोग 45 तक पहुंच गए हैं, तो 100 तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 41 से 45 तक प्रश्न पढ़ेंगे और इसी तरह से पढ़ेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद थीम एनालिसिस करेंगे कि आखिर किस थीम से पूछा जा रहा है, और फिर देखेंगे कि इस थीम से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात, आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। आपको नॉलेज स्टोर की सारी वीडियोज देखने की क्या जरूरत है, आप इस प्लेलिस्ट को सभी का क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। आप इसे ही देखिए सिर्फ, बाकी वीडियोज आप जाकर के देख सकते हैं, घूम सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।